अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज। माना कि एक संबद्ध प्रदेश संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक मानी विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है। फलन फाई जेड को एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज कहते हैं। प्रति अवकलज कहते हैं यदि फाई जेड प्रदेश जी में एक मानी विश्लेषिक फलन हो। एक मानी विश्लेषिक फलन हो। एक मानी विश्लेषिक फलन हो तथा प्रत्येक z बिलोंग्स टू g के लिए फाई डैश जेड इक्वल टू एफ जेड आ जाए। ठीक है ना। तो फाई जेड को एफ जेड का अनिश्चित समाकल कहेंगे यदि फाई जेड विश्लेषिक फलन हो और फाई जेड का अवकलन करने से एफ जेड आए। अब विश्लेषिक होगा तभी अवकलनीय होगा, तो एफ जेड का अवकलन फाई जेड का अवकलन करने से एफ जेड आ जाए। और इसी बात को तथा इसे हम क्या लिख सकते हैं, फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। यानी कि एफ जेड का समाकलन करने से फाई जेड आए, एक ही बात है, फाई जेड का अवकलन करने से एफ जेड आए, परिभाषा यही कहती है। उसी बात को आप संकेत के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई जेड इक्वल टू क्या है, इसका समाकलन है। ठीक है ना। ये अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज की हमारी परिभाषा हो गई। तो एफ जेड का जो भी प्रति अवकलज होगा या अनिश्चित समाकल होगा फाई जेड, वो एक तो विश्लेषिक फलन होगा और उसका अवकलन करने से एफ जेड आता होगा। संकेत के रूप में उसको लिख देंगे फाई जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। इसी पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट थ्योरम है। ठीक है। तो देखो, लिख लिया, परिभाषा मिटा दूं? हाँ मिटा दो सर। हाँ देखिए, थ्योरम करें इस पर बेस्ड। थ्योरम नंबर 1, यदि एक संबद्ध प्रदेश कैपिटल जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन हो। एफ जेड विश्लेषिक फलन हो तो अनिश्चित समाकल इंटीग्रेशन z0 से z एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं z0 एवं z को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है।
तो जो Z0 और Z को मिलाने वाला पथ कोई भी हो सकता है, और उससे इसकी वैल्यू क्या होगी, स्वतंत्र होगी, पथ पे निर्भर नहीं करेगी। देखिए इसका प्रूफ इजी है। कौशी समाकल यदि हमें आता है तो उसी से इसका प्रूफ निकालेंगे। देखिए मान के चलिए ये कोई एक से संबद्ध प्रदेश है जी पूरा, इसके अंदर ये Z0 है और ये Z है। अब Z0 से Z को मिलाने वाले कई सारे रास्ते हो सकते हैं, हम दो रास्तों की बात कर लेंगे। एक ये हो गया C1 और एक ये रास्ता हो गया C2। ठीक है, दोनों रास्ते पूरी तरह जी में ही हैं। माना कि Z0 कैपिटल जी में एक स्थिर बिंदु है तथा जी में Z कोई अन्य बिंदु है, Z कोई अन्य बिंदु है। पुनः कैपिटल जी में Z0 तथा Z को मिलाने वाले वक्र C1 तथा C2 हैं। C1 तथा C2 को एक साथ लेने पर समवृत्त कंटूर गामा प्राप्त होता है। मतलब देखो C1 तो Z0 से Z तक है, C2 Z0 से Z तक है। यदि हम दोनों को एक साथ लें, C1 और C2 दोनों को मिला दें एक साथ, तो ये क्लोज कर्व बन गया, समवृत्त कंटूर कहेंगे इसको। इसका नाम क्या दे दिया, गामा दे दिया। जिसके जिसके अंदर तथा ऊपर जिसके अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है। अतः कौशी प्रमेय से, तो कौशी प्रमेय क्या कहती है, यदि समवृत्त कंटूर है और फलन विश्लेषिक है तो इंटीग्रेशन ओवर गामा FZ dz क्या होगा, जीरो होगा। समवृत्त कंटूर के लिए फलन विश्लेषिक होगा तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, अब गामा को हमने वामावर्त दिशा में लिया है, जाओ तो लिख दो। जहां गामा वामावर्त दिशा में है, यानी कि C1 की दिशा में है और C2 के अपोजिट दिशा में है। वामावर्त का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका अर्थ ये है कि गामा किन दो इंटीग्रेशन से, किन दो कर्व से मिलकर के बना है। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन C1 FZ dz प्लस इंटीग्रेशन माइनस C2 FZ dz इक्वल टू जीरो, क्योंकि गामा C1 और माइनस C2 से मिलकर के बना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस C2 को लिख सकते हैं C1 FZ dz माइनस ऑफ C2 FZ dz इक्वल टू जीरो। पिछली थ्योरम में जैसे हमने किया था वैसे ही है, बहुसंबंध वाली में किया था वैसे ही। दिशा बदल देंगे तो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या आ गया, इसका मतलब आ गया कि इंटीग्रेशन ओवर C1 FZ dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर C2 FZ dz, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, Z0 से Z को मिलाने वाला। सर C1 थोड़ा C2 दोनों Z0 Z को मिलाते हैं, तो यानी कि ये पथ पे निर्भर नहीं कर रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन C1 के लिए वही वैल्यू आती है, वही C2 के लिए आती है, दोनों वैल्यू बराबर आती है। ठीक है ना, ये बात हमको प्रूफ करनी थी, ये हमने यहां से प्रूफ कर दी कि ये। तो हम लिख सकते हैं, नीचे लिख देंगे, अतः समाकलन, अतः Z0 तथा Z को मिलाने वाले
किसी वक्र के अनुदिश बनाने वाले सभी वक्रों के अनुदिश एफ जेड का समाकल समान है, अर्थात पथ से स्वतंत्र है। अर्थात क्या है, समाकलन जो है वो पथ से स्वतंत्र होता है। ये बात इससे हमको सिद्ध हो जाती है।